देखिए जिस पर हमने सिर्फ डिस्कशन किया है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई होती है, उदाहरण इसमें कैसे काम करते हैं, तो ये पूरी थ्योरी को आप और हम जोड़ने का काम करते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा से। देखिएगा, अभी मैं आपको समझाता हूं एक बहुत अच्छे प्रैक्टिकल उदाहरण से कि किस तरीके से उपलब्धि अभिप्रेरणा काम करती है। सभी ध्यान दीजिएगा, कुछ के चैट में क्वेश्चन है लाइन को समझने को लेकर, तो ये उदाहरण से समझिए। देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा और नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में क्या अंतर होता है, ये आपको इस उदाहरण से समझ में आएगा। एक तो उदाहरण है अचीवमेंट मोटिवेशन का, एएम लिख रहा है, अचीवमेंट मोटिवेशन उपलब्धि अभिप्रेरणा। और दूसरा हमारा जो सामान्य एजुकेशन सिस्टम है, खासकर अपने भारत का, राजस्थान का, जो देश का, आप समझ सकते हैं किस तरह का सिस्टम है। अब दोनों सिस्टम कैसे काम करते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा को कैसे यूज लिया जाता है, एक बच्चे पे मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। इधर देखिए, फर्स्ट चाइल्ड लिखा हुआ है और उसके ब्रैकेट में लिख रहा है 6 किलो की क्षमता। बस सुनते जाइएगा ध्यान से, उपलब्धि अभिप्रेरणा बहुत अच्छे से क्लियर होगी। माना कि एक बच्चे की 6 किलो वजन उठाने की क्षमता है, प्राइमरी लेवल का कोई स्टूडेंट है और उसकी 6 किलो की वजन उठाने की क्षमता है। अब जो टीचर यदि उपलब्धि अभिप्रेरणा का यूज करेगा, अचीवमेंट मोटिवेशन का यूज करेगा, तो वो कैसे करेगा? वो बच्चे को सबसे पहले 6 किलो वजन उठाने के लिए कहेगा, सिर्फ 6 किलो वजन उठाने के लिए कहेगा, जो उसकी क्षमता के अनुरूप है। अब बच्चा, स्वाभाविक सी बात है कि 6 किलो वजन बच्चा आसानी से उठा लेगा, क्योंकि ये उसकी क्षमता के अनुरूप है, तो वो आसानी से 6 किलो वजन उठा लेगा। पर जैसे ही वो 6 किलो वजन उठाएगा, तो टीचर बच्चों के सामने उसकी तारीफ करेगा, अप्रिशिएट करेगा कि बेटा वेरी गुड, आपने आपकी क्षमताओं का यूज किया और आपने ये पहला टास्क, पहला कार्य पूरा कर लिया। इससे बच्चे का क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ सर ने मुझे कोई टास्क दिया और वो टास्क मैंने आसानी से कर लिया। अब टीचर बच्चे को 8 किलो वजन की तरफ लाएगा, उसके सामने 8 किलो वजन रखेगा। बच्चा, स्वाभाविक सी बात है कि पहली सफलता से उत्साहित है, तो वो दूसरी सफलता के लिए 8 किलो वजन भी जोश जोश में, जुनून में उठा लेगा। जैसे ही बच्चा 8 किलो वजन उठाएगा, अब टीचर और तारीफ करेगा, वेरी गुड, आपने आपकी क्षमता से बड़ा कार्य भी करके दिखा दिया, आपने लगातार दूसरी सफलता अर्जित की। अब बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा, मोटिवेशन और बढ़ेगा। तब टीचर उसके सामने 10 किलो वजन रख देगा। अब बच्चा जोश जोश में पिछली 2 सफलता के उत्साह से आगे बढ़कर 10 किलो वजन भी उठा लेगा। अब टीचर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेगा, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा काम किया, आपने आपकी क्षमता से बहुत बड़ा कार्य कर लिया, लगातार 3 सफलताएं अर्जित कर ली। टीचर क्लैपिंग करेगा, सब बच्चों के सामने बच्चे को अप्रिशिएट करेगा। बच्चे का धीरे धीरे मोटिवेशन बढ़ रहा है और साथ ही साथ बच्चे के सामने चैलेंज भी बढ़ रहे हैं। पर बच्चे का चैलेंज के साथ मोटिवेशन बढ़ने के साथ साथ उसकी उपलब्धि, अचीवमेंट भी बढ़ रहे हैं। अब लास्ट टास्क, टीचर देगा उसको 12 किलो वजन का टास्क। 12 किलो यानी अब उसकी क्षमता से लगभग दुगना मामला हो गया। अब बच्चा 2 कंडीशन में आएगा, या तो बच्चा पिछली 3 सफलताओं को देखते हुए जोश जोश में पूरा मेहनत करके 12 किलो वजन भी उठा जाए। यदि 12 किलो वजन उठा देता है, तब तो बहुत ज्यादा तारीफ होगी बच्चे की कि एक्सीलेंट, सुपर्ब, वंडरिंग, गजब का काम किया आपने, और 12 किलो वजन उठा लिया, जो आपकी क्षमता से लगभग 2 गुना था। बच्चे की उपलब्धि बढ़ी, बच्चे के चैलेंजेस बढ़े और बच्चे को अभी प्रेरणा मिली। बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश कि बच्चा उस कार्य को कर पा रहा है। तो टीचर बहुत अच्छे तरीके से उसे मोटिवेट करेगा। यदि उसने 12 किलो वजन उठा लिया, यानी उसे मिलेगी सफलता। पर खुदा ना खास्ता, ध्यान से सुनिएगा, खुदा ना खास्ता यदि बच्चा वजन नहीं उठा पाया, तो उसे असफलता मिलेगी। पर बिलीव कीजिए, प्रैक्टिकल कंडीशन में बच्चा उतना निराश नहीं होगा, क्योंकि टीचर, आप और हम उसे प्यार से समझाएंगे कि बेटा कोई बात नहीं, यदि आप 12 किलो वजन नहीं उठा सके तो आपने लगातार 3 सफलताएं तो अर्जित की है ना,
कोई बात नहीं, एक सफलता नहीं मिली तो अगली बार और अच्छी कोशिश करना, पर आपने आपकी क्षमता से बड़ा कार्य किया है और ये तो आपकी क्षमता से दुगना था, इसलिए आप इस कार्य को नहीं कर पाए। प्लीज स्टूडेंट्स स्क्रीन पर मार्कर मत चलाइए, ओनली मेरे को वर्क करने दीजिए, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए क्लास के बीच में, प्लीज ओनली आप ध्यान से सुनिए। तो वो टीचर उसको मोटिवेट करेगा और कहेगा कि कोई बात नहीं, आपको लगातार 3 सफलताएं तो मिली और चौथी सफलता नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 12 किलो वजन तो आपकी क्षमता से बहुत ज्यादा था। तो बच्चा इस चीज को सहजता से स्वीकार करेगा कि कोई बात नहीं, मुझे मिल गई तो एक असफलता मिल गई, पर कम से कम मुझे 3 सफलता तो मिली, ये मेरी क्षमता से ज्यादा था और मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा अटेम्प्ट करूंगा। तो कुल मिला के यहाँ पर बच्चे को एक बेनिफिट हो गया कि बच्चा यहाँ पर सफलता को जैसे स्वीकार कर रहा था उतनी ही सहजता से असफलता को भी स्वीकार कर लेता है। और यही हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रेजेंट टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बच्चों को दिन रात ये सिखा रहे हैं कि बेटा सक्सेस कैसे प्राप्त करें, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे रखें, हर हाल में सफल होना ही है। पर प्रैक्टिकली हर बच्चा थोड़ी सफल हो सकता है, उसकी क्षमताएं अलग है, उसके लक्ष्य अलग हैं, जरूरी थोड़ी है कि हर बच्चे को सफलता मिले ही सही। तो आपको, हमारे को, सोसाइटी को, पेरेंट्स को, टीचर को ये मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा स्टूडेंट को कि असफलता को भी वैसे ही स्वीकार करे जैसे हम सफलता को स्वीकार करते हैं। और यही टेंडेंसी डेवलप करने में काम आती है उपलब्धि अभिप्रेरणा। आप एक बहुत अच्छा उदाहरण जानते हैं, हमारी कोटा एजुकेशन सिटी जितना नाम रखती है उतना सुसाइड, तनाव, आत्महत्या को लेकर बदनाम भी होती है। हर साल सैकड़ों बच्चे आत्महत्या करते हैं, लाखों बच्चे डिप्रेशन, स्ट्रेस से जुड़ते हैं। हर साल इंडिया में कई एग्जाम्स को लेकर ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि टीचिंग वाले, कोचिंग वाले बच्चे को ये तो खूब सिखा रहे हैं कि सफलता कैसे प्राप्त करें, पर ये नहीं सिखा पा रहे कि असफलता को टैकल कैसे करें। तो इसीलिए उपलब्धि अभिप्रेरणा काम आती है। और आप सब, हम सब एसटीसी वाले हैं, बीएड वाले हैं, टीचर हैं, तो ये आपकी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे रहते कोई बच्चा तनाव अवसाद में न जाए, वो असफलता को भी लाइटली ले जैसे वो सफलता को सहजता से स्वीकार करता है। और इसके जस्ट अगेंस्ट अपना इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की क्षमता तो 6 किलो की है और हम डायरेक्ट उसके माथे पे 12 किलो का वजन डाल देते हैं। बच्चा पहले दिन ही घबरा जाता है कि पापा ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मम्मा ये तो मेरे बस की बात नहीं है, सर मैं तो ये कर ही नहीं पाया और मैं नहीं कर पाया, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया, मेरा तो जीने का हक ही नहीं है। खुशी से खुदकुशी कर ले, राम नाम सत्य है और सत्यानाश है जिंदगी का। यही हालत हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कर रखी है कि ना तो हम क्षमता देखते, न लक्ष्य देखते, डायरेक्ट बच्चों पर थोप देते हैं। और इसीलिए आजकल सबसे ज्यादा महत्व है उपलब्धि अभिप्रेरणा का। तो जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े, देखे, वो सारे के सारे इस उदाहरण से जुड़े हुए हैं। मैं एक बार आपको वापस रिवाइज और रिकॉल करवा देता हूं इसी उदाहरण के साथ। देखिए, सबसे पहली बात कि उपलब्धि अभिप्रेरणा क्षमताओं पर कार्य करती है, चुनौतियां बढ़ाती है, अभिप्रेरणा बढ़ाती है, जिससे उपलब्धि बढ़ती है। सेकंड पॉइंट, साथ साथ रिवाइज करते जाइएगा माइंड में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखने से ज्यादा सुनने पर ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट, 1961 में, 1961 में डेविड सी मैकिलैंड और एटकिंसन ने दिया। थर्ड पॉइंट, शिक्षा मनोविज्ञान का आधुनिकतम क्षेत्र है। फोर्थ पॉइंट, विपरीत परिस्थितियों में, चुनौतीपूर्ण कार्यों में क्षमता बढ़ाता है, विशिष्टता बढ़ाता है, सोच और उम्मीद बढ़ाता है सफलता की। नेक्स्ट पॉइंट, कि असफलता को भी वैसे ही स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है जैसे सफलता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। और शिक्षक विभिन्न माध्यमों से, जैसे उदाहरण देकर, उत्तरदायित्व देकर, अच्छा वातावरण बनाकर उपलब्धि अभिप्रेरणा का यूज कर सकता है। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम उपलब्धि अभिप्रेरणा की, अचीवमेंट मोटिवेशन की ज्यादा से ज्यादा यूज करें और बच्चे को मानसिक रूप से तैयार रखें। आप में से जितने भी बीएड एसटीसी स्टूडेंट हैं, इस चीज को और सहजता से क्लासरूम एग्जांपल से भी समझिएगा। मान लीजिए आप एक क्लास में जाते हैं, जब आप उस क्लास में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उस क्लास का लेवल ऐसा है जिसमें बच्चे
12th तक के पहाड़े या टेबल बोल सकते हैं। पर जरूरी थोड़ी है कि हर बच्चा ऐसा कर सके। तो उस समय हमारे को क्या करना है कि हमें ये नहीं देखना कि पूरी क्लास का लेवल क्या है कि ये 12th तक के पहाड़े बोल सकते हैं। यदि आप एक अच्छे टीचर हैं, साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं और आप मोटिवेशन से जुड़े हुए हैं या अचीवमेंट मोटिवेशन का यूज करते हैं, तो आप सबसे पहले क्लास में जाकर 5th का, 10th का, 6th का पहाड़ा बुलवाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि जो बच्चा बिल्कुल कमजोर स्तर का है उसको भी एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मुझे एक पहाड़ा तो आता है, मुझे यहाँ तक तो आता है। उसके बाद आप धीरे धीरे अगले स्तर के पहाड़ों पर ले जाएंगे, फिर 12th के पहाड़े पर, उसके आगे पर ले जाएंगे। पर ओवरऑल क्लास में एक संतुलन रहेगा और कम से कम जो कमजोर बच्चा उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मुझे इतना तो आता है, अब मैं आगे बढ़ के और कोशिश करूंगा। तो ये सारे प्रयास जितने भी होते हैं ये सारे के सारे उपलब्धि अभिप्रेरणा से जुड़े हुए होते हैं और आपको इसी तरीके से उपलब्धि अभिप्रेरणा का यूज करना है। अब आते हैं आप और हम उपलब्धि अभिप्रेरणा की वापस इसी स्क्रीन पर जो अभी हमने शेयर की थी, जिस एग्जाम्पल से हम जुड़े हुए थे उसी एग्जाम्पल पर हम वापस चलते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा के बाद इस थ्योरी पर आ जाइए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको आसानी से उदाहरण से समझा दिया और फिर भी कोई दिक्कत होगी तो लास्ट में आप और हम बात कर लेंगे। एक क्वेश्चन है रीना त्रिपाठी जी का कि टेट की फुल फॉर्म बता दीजिए। तो टेट की फुल फॉर्म मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यह है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जो मुरे एंड मॉर्गन ने दिया था और हिंदी में बोला जाता है प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में? कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको आगे टीचिंग की बजाय अभिप्रेरणा सिद्धांत से जुड़े हुए बाकी क्वेश्चन पर भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो यदि कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल आप सोच लीजिए, 1 मिनट है आपके पास, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। प्रिया लावेल 4th पॉइंट की पूछ रहे हैं आप, विपरीत परिस्थितियों वाले पॉइंट की। यस, एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूं। इसमें बच्चे को, जैसे प्रियंका शर्मा जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए मैम, कल के वाली बात पर तो हम बाद में करेंगे ना मैम, ऑब्वियसली बात है। अभी हम करंट इस टॉपिक पर बात करते हैं, फिर बाद में मैं आपके कल वाले क्वेश्चन पर बात कर लूंगा, ठीक है? यस, मोटिवेशन के लिए इंटरेस्ट होना जरूरी है। सूर्या चौहान जी। प्रिया बाबेल मैम, इसमें से जो क्वेश्चन आएगा 3 तरीके से क्वेश्चन आएगा। एक तो वो प्रवर्तक पूछ सकता है, दूसरा सीटेट में और आरटेट में 2 बार क्वेश्चन आया है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 4 स्टेटमेंट लिख रहे थे और राइट आंसर था चुनौतीपूर्ण कार्यों में डटे रहने की प्रवृत्ति। और तीसरे नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है असफलता सफलता में समान स्थिति बनाए रखने से। 4th क्वेश्चन में डायरेक्ट रिले एंड लेविस की परिभाषा पूछी जा चुकी है। और 5th क्वेश्चन आया था 2nd ग्रेड में, शिक्षा मनोविज्ञान का आधुनिकतम क्षेत्र। बस सिर्फ 5 के अलावा कोई नए फॉर्मेट में आज तक क्वेश्चन नहीं आया। आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, सफलता असफलता चुनौतीपूर्ण बातों का ध्यान रखिए, आपको कभी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। और सूर्य चौहान जी, जो मैंने आपको बोला कि मोटिवेशन के लिए यस इंटरेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि जब तक अभिरुचि जागृत नहीं होगी तो बाह्य अभिप्रेरणा कभी कार्य नहीं कर सकती। क्लियर सभी को यहां तक? डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सेक्शन की तरफ जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि थ्योरी से जुड़ा हुआ पार्ट नहीं है, क्वेश्चन का ही मामला है। जो कल आपने और हमने प्रश्न अभिप्रेरणा सिद्धांत से जुड़े हुए देखे थे, तो ऐसे कुछ अनएक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन बनते हैं या कुछ डिटेल में जाके अभिप्रेरणा सिद्धांत से प्रश्न बनते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम इससे क्लियर करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स इस करनी है और इन्हीं 10 क्वेश्चन पे बात करनी है। सभी सबसे पहले जो क्वेश्चन है, जिन्होंने कल क्लास अटेंड की थी उनके लिए थोड़ा आसान होगा, और जो आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने कल 11 सिद्धांत और प्रवर्तक पढ़े थे, तो उसी की विशेषताओं में से डिटेल में बात करनी है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि मैक ग्रेगर के एक्स वाई सिद्धांत में
देखिए क्वेश्चन से सिर्फ हम आंसर ही नहीं पता करते, बहुत कुछ सीखते भी, नॉलेज भी अपडेट हो गई। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि एक्स वाई सिद्धांत किसने दिया, मैकग्रेगर ने दिया। तो इसमें कौन सा ऐसा भाग और स्तर है जो सकारात्मक अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बताते जाइए जिन जिन की नॉलेज में है। यस, प्रिया बाबेल बी, समृद्धि बी, पाटीदार ए, सेजल नो, रश्मि शर्मा बी, बी 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 ए और बी, बी के समर्थक ज्यादा हैं, वेरी गुड। ए, ओके ओके, यस वेरी गुड रिस्पॉन्स, अच्छे आंसर हैं, गुड। अंजलि जैन बी, ओके ओके गुड। चलिए अधिकांश का आंसर सही है, और बिना किसी फॉर्मेलिटी के मैं सीधे आंसर पे ले जाता हूं। तो आंसर है बी, यानी वाय भाग। तो आप सभी याद रखिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को जिनका आंसर बी निकला, और डबल कॉन्ग्रेचुलेशन उनको जिन्होंने आंसर ही नहीं दिया। चलिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। देखिए एक्स भाग जो होता है वो नकारात्मक अवधारणाओं को प्रदर्शित करता है, नकारात्मक व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, और वाई जो भाग है वो सकारात्मक अवधारणा को प्रदर्शित करता है। तो कुल मिला के हमारे को मैकग्रेगर के सिद्धांत में दो बातें याद रखनी है कि एक्स और वाई सिद्धांत दिया था, एक्स हमेशा जुड़ा रहेगा नकारात्मक से, और वाई हमेशा जुड़ा रहेगा किससे, सकारात्मक से। और बाकी तो आप वैसे ही समझदार हैं, जहां जहां भी एक्स की बात आती है, चाहे एक्स गर्लफ्रेंड हो, एक्स बॉयफ्रेंड हो, तो एक्स हमेशा ही नकारात्मक होता है। और कई तो वैसे ही जिंदगी में इतने नकारात्मक है कि उन्हें हर जगह नकारात्मकता दिखाई देती है। जैसे एक टीचर ने मैथ्स पढ़ाते हुए स्टूडेंट से पूछा कि बेटा इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू बताओ। तो लड़का खड़ा होकर बोला कि 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पे चला गया। ठीक है, तो होता है कई बार ऐसे, एक से एक प्रतिभाशाली भी मिलते हैं कई बार क्लास में। तो चलिए हमारे को तो पता चल गया एक्स नकारात्मक और वाई सकारात्मक। लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। मैस्लो ने बी मोटिवेशन की संज्ञा किसे दी है, कल भी चर्चा हुई थी, आज फिर बात कर लेते हैं और डायरेक्ट आंसर बताते हैं, इस पर कोई डिस्कशन नहीं। आध्यात्मिक आवश्यकता, डी। यस वेरी गुड, सभी का आंसर डी है मैक्सिमम का। तो डी आंसर आएगा, आध्यात्मिक आवश्यकता। मैस्लो ने बी मोटिवेशन की संज्ञा जो दी है, आध्यात्मिक आवश्यकता को दी है। और मैं आपकी जानकारी में ला दूं, कल आपने हमने जब आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत पढ़ा था, तो उसमें 3 प्रकार की आवश्यकताएं और जोड़ी थी 1959 में मैस्लोव ने। ध्यान से सुनिएगा, थ्योरी भी क्लियर होती जाएगी। उत्तेजना, एकीकरण और आध्यात्मिक आवश्यकता। तो आध्यात्मिक आवश्यकता को ही बी मोटिवेशन की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन थर्ड, वेरी गुड क्वेश्चन। मरे, इनका नाम है मरे, मॉर्गन एंड मुरे, इन्होंने टेड दिया था, मरे लिखा जाता है। और वास्तव में इनकी वजह से कई बच्चे एग्जाम में भी मरे हैं जब जब क्वेश्चन आया है। तो हम जीवित रहें इसलिए ध्यान से सुनना कि मरे के द्वि आवश्यकता सिद्धांत में कौन सी 2 आवश्यकताएं हैं। तो इसका आंसर बताइए अब सभी। थर्ड नंबर के क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, थर्ड नंबर के क्वेश्चन का? यस, वेट कर रहा हूं मैं आपके क्वेश्चन के आंसर का। थर्ड नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन। मरे के द्वि आवश्यकता सिद्धांत में दोनों आवश्यकताओं के सही नाम है। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ए दैहिक और मनोवैज्ञानिक, बी दैहिक और सामाजिक, सी दैहिक व संज्ञानात्मक, और डी दैहिक व भौगोलिक। तो क्या राइट आंसर आएगा? फास्ट फास्ट। यस रवि सी, ललिता लोहार बी, शंकर अग्निहोत्री बी, रवि सी, पद्मा बी, रवि ने सी, उमेश सी, रीना त्रिपाठी ए, शिल्पा शर्मा सी, संगम राठौर बी, प्रियंका ए, सुनील कुमार मीणा ए बी, महावीर गुजर बी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब एक्टिव लोग हैं, सक्रिय लोग हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अधिकांश प्रतिक्रियाएं आ चुकी है, अब मैं आंसर दे देता हूं। अधिकांश ने आंसर लगाया है बी, और जो बहुमत होता है वो हमेशा सही नहीं होता है। नहीं, आंसर आएगा बी। इसका एग्जैक्ट और राइट आंसर आएगा, और वो आंसर आएगा 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 ए। ध्यान रखना, मरे के द्वि आवश्यकता सिद्धांत में दोनों आवश्यकताओं के सही नाम है, पहला दैहिक और दूसरा मनोवैज्ञानिक। और इससे भी जरूरी चीज,
सभी ध्यान से सुन लेना, मैं आवश्यकताओं की संख्या बता रहा हूं। अल्टीमेट क्वेश्चन, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन, बहुत कम की जानकारी में। दैहिक आवश्यकताओं की संख्या मरे ने बताई है 12 और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संख्या बताई है 28। तो टोटल 40 आवश्यकताएं बताई है द्वि आवश्यकता सिद्धांत में। रिपीट कर रहा हूं, दैहिक आवश्यकताओं की संख्या 12 और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संख्या 28। टोटल 40 आवश्यकताएं बताई है मरे ने द्वि आवश्यकता सिद्धांत में। यहां से एक बात और सीखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई नहीं करना है, आंसर से जुड़ी हुई कोई जानकारी है तो वो भी अपडेट कर लेनी है। देखिए बहुत आसान काम होता है टीचर के लिए, टीचर तो कहते हैं क्वेश्चन थर्ड का आंसर ए आएगा, बस ये याद रख लो, दैट्स ऑल। पर हम ऐसा नहीं कर रहे, हम क्वेश्चन पे टाइम दे रहे हैं। यहाँ भाई मरे ने द्वि आवश्यकता सिद्धांत दिया था, ये दो आवश्यकताएं बताई थी, इनकी संख्या ये थी। तो क्वेश्चन के साथ साथ नॉलेज अपडेट कीजिए, क्वेश्चन से बढ़िया सिखाने वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आंसर नहीं ढूंढना, हमें यह पता करना है ये आंसर आया तो क्यों आया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, आरोग्य घटक और अभिप्रेरक कार्य घटक किस अभिप्रेरणा सिद्धांत से संबंधित हैं? इसका भी आंसर दीजिए, मेरे को दीजिए, सभी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर, यस प्राची बी, भारती ए, सुरेंद्र सिंह जी सी, आई सी, जयंती मीणा जी डी, नंदिनी नामा सी, उमेश सी, प्रिंस सी, दीपिका चौहान सी, ए, शारदा बी, मोहित पारेता जी सी। देखो होना जाना कुछ भी नहीं है आंसर से, आंसर तो वही होना है जो अपन देंगे और डिस्कस करेंगे, पर कम से कम पता तो चलेगा कि अपने तुक्के या नॉलेज कितनी सही या गलत बैठती है, और कम से कम अपन एक्टिव तो हैं। तो उत्तर तो सभी दीजिए, अच्छा लगेगा, सभी उत्तर देंगे। ओके गुड। चलिए मैं आंसर बताता हूं आपको, पर आंसर बताने से पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बिल्कुल ही आंसर नहीं दिया, किसी में प्रतिक्रिया नहीं दी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है सबसे समझदार लोग कौन है? सबसे समझदार लोग ग्रुप में वो हैं जो चुपचाप सुने जा रहे हैं, कोई आंसर ही नहीं दे रहे हैं। आप और हम आंसर भी दे रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि थोड़ी देर बाद ये सर बस बसा के और थोड़ी देर बाद पटलाया करके खुद ही आंसर दे ही देंगे, तो हम काहे को कष्ट करें। अरे थोड़ा सा कष्ट करो, सक्रिय बनो। यस राइट आंसर, आरोग्य घटक को इंग्लिश में बोलते हैं हाइजीन और अभिप्रेरक को बोलते हैं मोटिवेटर, और ये दोनों घटक अभिप्रेरणा के जिस सिद्धांत से संबंधित हैं उसका नाम है द्विघटक सिद्धांत। कल अपन ने पढ़ा था, नए स्टूडेंट हो तो रिवाइज रिकॉल करिए। फ्रेडरिक हेजबर्ग ने सिद्धांत दिया था द्विघटक सिद्धांत, और उसमें दो घटक बताए थे, आरोग्य घटक और अभिप्रेरक घटक। तो ये भी आप नॉलेज में रखिएगा, आरोग्य घटक और अभिप्रेरक घटक होते क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ में आपको डिस्क्राइब कर दूं। फ्रेडरिक हेजबर्ग ने जो आरोग्य घटक बताया था, ये वातावरण से संबंधित होता है, ये निम्न स्तरीय आवश्यकताओं को बताता है, जो व्यक्ति की निम्न स्तरीय आवश्यकताएं होती है, जैसे वेतन है, स्थिति है, सुरक्षा है, कोई ऑब्जर्वेशन या पर्यवेक्षण है। और अभिप्रेरक जो होता है ये उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को बताता है, मानो कि जैसे उपलब्धि है, कार्य करने में रुचि है, उत्तरदायित्व है, प्रतिष्ठाएं हैं, तो ये अभिप्रेरक होते हैं। और सबसे जरूरी चीज, आरोग्य घटक हाइजीन, अभिप्रेरक मोटिवेटर्स, दोनों बताए थे फ्रेडरिक हेजबर्ग ने। किसने? फ्रेडरिक हेजबर्ग ने। यस क्वेश्चन फिफ्थ, सुख वाले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है और दुख से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है, इस कथन का संबंध किस अभिप्रेरणा सिद्धांत से है? अल्टीमेट क्वेश्चन, आंसर दीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन पे आंसर दीजिए। जो सही आंसर देगा उसे मेरी तरफ से 21,000 दुआएं मिलेगी, दुआएं, पैसे नहीं मिलेंगे, दुआएं मिलेगी। 21,000 दुआएं काम आती है यार। यस पूजा डी, लक्ष्मी सी, त्रिलोक धाकड़ बी, समृद्धि, महावीर गुर्जर डी, प्रिया, दीपिका, कुलदीप, शारदा मेनारिया, सूर्य चौहान वेरी गुड ए, रेणु गुप्ता सी, धर्मेंद्र बी, सेजल ओके, जयंती मीणा ए,
गुड 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 गुड। यस, संशय को दूर करते हैं और डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। राइट आंसर आएगा ए, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। नॉलेज के लिए बता दूं, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत दिया था सोलोमैन ने। मुख्य रूप से नाम आता है सोलोमैन का। किसका? सोलोमैन का नाम ही सोलोमैन है और इसी ने दिया था विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। और विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत में यह बात की गई थी कि सुख वाले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रेरित होता है और दुख से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है। और थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा लिया करो यारों, सुख दुख एक दूसरे के विरोधी हैं। आंसर 100% विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत ही आएगा। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अब समय हमारे पास थोड़ा सा कम बच रहा है, तो हम नेक्स्ट शीट पर जाते हैं और मैं 5 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता हूं आपको। 1 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन और जोड़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस का क्राइटेरिया अभिप्रेरणा सिद्धांत का और बढ़ाएंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका हमारा कमांड होगा। तो प्रैक्टिस का क्राइटेरिया बढ़ाते हुए यस, कुछ क्वेश्चन आपके लिए परिचित हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अभिप्रेरणा होती है। ये तो सिंपल सा आंसर है। यस, 5th का आंसर ए आएगा, विरोधी प्रक्रिया। 6th का आंसर ए आएगा। डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूं, अभिप्रेरणा जो होती है हमेशा भावात्मक होती है। परसों भी डिस्कशन हुआ था, ए आएगा। संज्ञानात्मक नहीं होती, दोनों भी नहीं होती। और ये ऑलरेडी आरटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा हमेशा भावात्मक होती है। डायरेक्ट रट लीजिएगा, अभिप्रेरणा भावात्मक पक्ष से जुड़ी हुई होती है। क्वेश्चन 7th, स्टार मार्क। 7th स्टार मार्क कर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जॉन पी डिके को, इन्होंने अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले 4 तत्व बताए थे। किसने? जॉन पी डिकेको ने। तो जॉन पी डिकेको के अनुसार कौन सा अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करता? तो इसका डायरेक्ट आंसर आप याद रखना, इसमें 4th आंसर आएगा डी, निष्पादन। बिल्कुल राइट लक्ष्मी, अजरा, बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी के। वेरी गुड स्टूडेंट्स, निष्पादन इसका आंसर आएगा कि जॉन पी डिकेको के अनुसार कौन सा अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करता? तो उत्तेजना, प्रत्याशा, प्रोत्साहन तो प्रभावित करते हैं पर निष्पादन प्रभावित नहीं करता। पर यहाँ से आपका क्रॉस क्वेश्चन बनता है नॉलेज के लिए, सभी ध्यान से सुनिएगा प्लीज। लास्ट बस 2-5 मिनट ध्यान दीजिएगा। आपके मेरे दिमाग में आना चाहिए कि सर जॉन पी डिकेको ने जो 4 तत्व बताए थे वो कौन से थे? यस रेणु गुप्ता मैम, मैं आंसर दे रहा हूँ। आप और हम जॉन पी डिकेको के 4 तत्व याद रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में कभी भी क्वेश्चन आए कि कौन सा तत्व नहीं है या कौन सा प्रभावित नहीं करता, तो हम आसानी से आंसर दे सकें। मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए। जॉन पी डिकेको के अनुसार 4 तत्व हैं। ए उत्तेजना, बी प्रत्याशा, सी प्रोत्साहन और डी है दंड या पनिशमेंट। तो इसका राइट आंसर जो है वो निष्पादन है, क्योंकि यहाँ पनिशमेंट ना लिखकर निष्पादन लिख रहा है। यस, क्वेश्चन नंबर 8, अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा है तो अभिप्रेरणा जो होती है हमेशा साधन होती है, बात कर चुके हैं। और वैसे भी याद रखिएगा कि अभिप्रेरणा जो होती है हमेशा साधन होती है, साध्य नहीं होती, यह हमेशा साधन होती है। अब पूछ ले कि साध्य क्या होता है, तो शिक्षा के जो लक्ष्य होते हैं, अधिगम के जो लक्ष्य होते हैं वो हमेशा साध्य होते हैं और उन्हें प्राप्त करने का रास्ता अभिप्रेरणा होती है। तो इसका आंसर आएगा साधन। साधन तो अभिप्रेरणा सिर्फ साधन है। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है ज्यादातर बच्चों ने डी लगाया है, पर आप जैसे प्रतिभाशाली बच्चे जो टर्मन की सारणी में ऊपर ही ऊपर आते हैं, 140 प्लस IQ वाले हैं, वो हमेशा आंसर मार्क करेंगे साधन। तो 8th क्वेश्चन का आंसर है बी, साधन। 9th क्वेश्चन पे आइए, अभिप्रेरणा को अनसीखा अधिगम किसने कहा है? यस, इस पे आंसर दीजिए। अभिप्रेरणा को अनसीखा अधिगम, अनलर्नड लर्निंग किसने बोला है? यस गुड, डी दिव्या जैन, डी धर्मेंद्र, डी आंसर देना है, आंसर देना है डी, डी। यस वेरी गुड, डी। तो बिल्कुल सही आंसर है। 9th का आंसर आएगा डी। क्यों आएगा डी? क्योंकि आप सबको पता है कि अभिप्रेरणा को अनसीखा अधिगम न मैकडुगल ने कहा था, न मैस्लो ने, न फ्राइड ने, ये कहा था वुडवर्थ ने। कई बार बच्चों को लगता है कि ये 3 ऑप्शन है तो इन्हीं में से कोई ना कोई जुगाड़ बैठा लें,
उपयुक्त में से कोई नहीं के बारे में तो बच्चे सोचते ही नहीं है, पर ऐसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर क्रिएट कर सकता है। और इसका राइट आंसर आएगा वुडवर्थ है, और वुडवर्थ तीनों नामों में नहीं दे रखा, इसलिए आंसर आएगा डी। क्वेश्चन 10th रिपीट है, और रिपीट है तो इसमें आपको पता है उपलब्धि अभिप्रेरणा के लिए सर्वश्रेष्ठ परीक्षण कौन सा है? टेट है, जो अभी अभी हमने बात की थी, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। तो इसका आंसर आएगा बी। अब सभी स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन था ये, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए स्टूडेंट का क्या धर्म होता है और क्वेश्चन के प्रति अप्रोच कैसे बढ़ाई जाती है। प्रिया बाबेल मैम 7th क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं आपकी रिक्वेस्ट पे, आपकी बात बिल्कुल रखी जाएगी। जॉन पी डिकेको ने अभिप्रेरणा के लिए 4 कारक बताए थे। पहला उत्तेजना, दूसरा प्रत्याशा, तीसरा प्रोत्साहन, और चौथे नंबर पर दंड। तो ये पूरे के पूरे 4 तत्व हैं, इसमें निष्पादन कहीं भी नहीं आता। यस, लिसन केयरफुली, लास्ट क्वेश्चन और लास्ट डिस्कशन। निक्की नामा मैम 4th क्वेश्चन का आंसर, एक मिनट मेरे को 4th क्वेश्चन मैम चेक करना पड़ेगा, 4th क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। वेट, मैं एक बार स्क्रीन पे वापस जाता हूं और 4th क्वेश्चन देखता हूं, वेट कीजिएगा एक मिनट। 4th क्वेश्चन जो आपका जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है 4th क्वेश्चन आपका आरोग्य घटक और अभिप्रेरक घटक वाला। ओके, क्लियर। ठीक है, चलिए मैं जाता हूं इसी क्वेश्चन पे। एक बार प्लीज सभी स्टूडेंट 4th क्वेश्चन के बारे में सुन लें जिनको डाउट है। ये जो अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत है उसे बोलते हैं 2 फैक्टर थ्योरी। ये दी थी फ्रेडरिक हेज़बर्ग ने, और इसमें उसने 2 घटक बताए थे, एक कहलाता है आरोग्य घटक और एक कहलाता है अभिप्रेरक। तो आपको तो ये याद रखना है कि फ्रेडरिक हेज़बर्ग ने द्विघटक सिद्धांत दिया था, जिसमें एक आरोग्य घटक था और दूसरा अभिप्रेरक घटक था। यस, मैं जिस चीज पर ध्यान चाह रहा था प्लीज ध्यान दे लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10th पर। देखिए स्टूडेंट, एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, आज का लास्ट एंड फाइनल ज्ञान यही है, ध्यान से सुन लीजिएगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा के लिए सर्वश्रेष्ठ परीक्षण, आपने आंसर लगा दिया टेट। पर एक अच्छा स्टूडेंट वही है, हालांकि आपके तो स्पीकर म्यूट हो रहे हैं, क्लासरूम कंडीशन की बात अलग होती है, पर अच्छा स्टूडेंट वो है जो ये क्रॉस क्वेश्चन करे कि सर आंसर भी टेट तो आया, बात समझ में आई, बाकी तीनों क्यों नहीं आए सर, ये तीनों टेस्ट किस चीज से जुड़े हुए हैं ये भी बताओ। और जिस दिन माय डियर स्टूडेंट्स आप में ये जिज्ञासा जाग गई कि सर ये आंसर आया तो क्यों आया और बाकी 3 नहीं आए तो क्यों नहीं आए, तब आपका क्वेश्चन पे और कमांड होगा। जैसे मैं आपको अभी ये समझा रहा हूं कि ए, सी और डी किससे जुड़े हुए हैं, तो इससे आपकी नॉलेज भी तो बढ़ी कि 3 नॉलेज और मिली। और प्लीज मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, जिस भी सोर्स से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, हमेशा यही करना है कि हमें हमेशा यही करना है कि आंसर आया तो क्यों आया, बाकी नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और इसी तरीके से नॉलेज अपडेट करनी है। तो पहला टेस्ट है कैट। कैट व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ परीक्षण है, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट जिसे बोलते हैं। सी डेट डिफरेंट टेस्ट है, ये एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ है, अभिक्षमता के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है। और डी रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट है, जो भी व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। तो ए डी तो व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से, और डेट जुड़ा हुआ है अभिक्षमता से, इसलिए इसका आंसर आएगा बी टेट। ओके एवरीबॉडी, तो ये आज हमारी बात कंप्लीट हुई अभिप्रेरणा के सिद्धांत को लेकर। और अभिप्रेरणा के सिद्धांत के साथ साथ आज हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करी, जिससे हमारी नॉलेज भी अपडेट हुई, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी सीखे। और यस, मैं अभी आपकी बातों का जवाब दूंगा, 2 मिनट बस मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। कल आप और हम एक सिंपल से टॉपिक पर बात करेंगे कि प्रेरक क्या होते हैं, मोटिवेटर्स क्या होते हैं, जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक। दूसरा हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार पर, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा पर, और कुछ क्वेश्चंस पर, कुछ मोटिवेशंस पर। और परसों संडे की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, मैं लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, और उस टॉपिक का नाम है अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र पढ़ाऊंगा मैं आपको। और ये जो अभिप्रेरणा चक्र है, ट्रैक रिकॉर्ड है, अब तक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में टोटल 26 क्वेश्चन आ चुके हैं इस अकेले एक टॉपिक से।
तो आपको सभी को अभिप्रेरणा चक्र को विशेष रूप से सुनना भी रहेगा और समझना भी रहेगा, और इस क्लास को कोई मिस मत करना, संडे वाली क्लास को। तो बस इतना ही था आज तक। देखते रहिए कल तक। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नोट्स में व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करा दूंगा आज वाले, किसी को चाहिए